हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का जो लूसेंट सीरीज़ चल रहा है उसका जो सेकंड टॉपिक है, जो कि जिसका थ्योरी पार्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल साइन अप स्टडी के इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उससे जितने भी एमसीक्यूज़ हैं जो कि अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं उसको आज हम लोग करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो टॉपिक नंबर 2 होगा लूसेंट का, जो कि है नेशनल इनकम इन इंडिया। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ होते हैं जो कि अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए उसको आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज़। जो जीडीपी होता है फैक्टर कॉस्ट पे वो क्या है। तो जब देखिए जीडीपी को हम लोग दो तरीके से निकालते हैं। ठीक है, एक होता है जीडीपी, एक जीडीपी होता है जिसको हम लोग मार्केट प्राइस पे निकालते हैं। एक जीडीपी होता है जिसको हम लोग मार्केट प्राइस पे निकालते हैं। ठीक है, और एक जो जीडीपी होता है जिसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं। अब ये दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं इसको पहले समझते हैं। तो जो जीडीपी हम जो मार्केट प्राइस पे निकालते हैं ना, उसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें हम क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, और सब्सिडी को क्या करते हैं हम, सब्सिडी को हम माइनस कर देते हैं। मतलब सब्सिडी को हम लोग घटा देते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में अगर समझे तो जीडीपी जब हम फैक्टर कॉस्ट पे ये तो ये हमारा मार्केट प्राइस पे हो गया। ठीक है, लेकिन वही जब हम इसको फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं ना जीडीपी को, तो जीडीपी को जब हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं तो इसमें क्या होता है ना, इसमें हम लोग टैक्स को माइनस करते हैं एंड सब्सिडी को प्लस करते हैं। ठीक है, सब्सिडी को हम लोग प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो पूछ रहा है बोल रहा है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जीडीपी में से हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं और सब्सिडी को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, तो जो 5 का 1 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाई। अब बोल रहा है कि पर कैपिटा इनकम जो होता है उसको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाई, उसको किसके, जब नेशनल इनकम को किसके से डिवाइड करते हैं कि वो ऑब्टेन होता है। तो पर कैपिटा इनकम जो होता है यानी पर कैपिटा पीसीआई, इसका फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। तो जो पर कैपिटा इनकम है वो किससे ऑब्टेन हुआ, नेशनल इनकम से और पॉपुलेशन से। ठीक है, तो इसमें देखिए नेशनल इनकम और पॉपुलेशन का रिलेशन कहाँ है, तो यहाँ है, ये आपका टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, यानी कि पॉपुलेशन जो देश का होता है उससे हम लोग उसमें हम जब पर कैपिटा इनकम को उससे डिवाइड करते हैं, जब पर कैपिटा इनकम जब नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री से डिवाइड करते हैं तो हमको पर कैपिटा इनकम मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो 6 का करेक्ट आंसर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें से कौन सा जो है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो इसमें से जो
ऑप्शन ए है वो है इरिगेशन एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी डेप्थ सर्विसेज एंड ऑप्शन डी ग्रांट इन एड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इरिगेशन होगा। जो इरिगेशन एक्सपेंडिचर होता है ना, इसको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ठीक है, इरिगेशन एक्सपेंडिचर जो होता है उसको हम लोग डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ऑल। हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि गुड्स एंड डायरेक्ट अगर हम आंसर की बात करें, अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए है कि गुड्स प्रोड्यूस इन इकोनॉमी इन अ ईयर, गुड्स प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर, एक साल में जितना गुड्स का प्रोडक्शन हुआ उस पर। ऑप्शन बी गुड्स एंड सर्विसेज इन अ इकोनॉमी in a year, and option C final goods produced in a economy in a year and final goods and services produced in a economy in a year। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, जीडीपी का होता है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी एक साल में हुए हैं ना वो सारे जीडीपी के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ना अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, डेप्रिसिएशन depreciation is equal to what। सो डेप्रिसिएशन जो होता है ना इक्वल होता है किसके, तो अगर हम पहले फॉर्मूला की बात करें ना, तो डेप्रिसिएशन जो होता है, अगर डेप्रिसिएशन की बात करें तो इसका एन एक फॉर्मूला होता है, एन एन पी इज इक्वल टू जी एन पी माइनस डी। सो जो डी होता है ना डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, जब हम इसको इधर ले जाएंगे और ये इधर आएगा तो ये जो जीएनपी और एनएनपी का जो डिफरेंस होगा ना वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या होगा, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो जीएनपी और एनएनपी का अंतर कहलाता है, यानी ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इनमें से कौन सा मेथड जो है वो इनकम को मेजर करने का नहीं है। तो अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए वैल्यू एडेड मेथड, बिल्कुल ये है मेथड, एक इनकम एक नेशनल इनकम मेथड भी है, एक्सपेंडिचर मेथड भी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट मेथड जो है ना ये कोई मेथड नहीं है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री इज, देश का एनएनपी किसको कहते हैं, एनएनपी ऑफ अ कंट्री इज क्या है। ठीक है, जो एनएनपी होता है ना, जब जीएनपी में से हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, जैसे हमने फार्मूला पहले ही देखा कि एनएनपी का फार्मूला होता है एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो एनएनपी निकालने के लिए हम जीएनपी में से जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमको एनएनपी मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो 11 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ना अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि नेशनल इनकम इज़ बेस्ड ऑन, जो नेशनल इनकम जो है वो किस पे आधारित होता है। ठीक है, ऑप्शन ए टोटल रेवेन्यू ऑफ द स्टेट, ऑप्शन बी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नेट प्रॉफिट अर्न बाय एक्सपेंडिचर मेड बाय स्टेट एंड टोटल सम ऑफ ऑल फैक्शंस। ठीक है, तो जो आंसर होगा ये होगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है ना उसके आधारित पे हम वो नेशनल इनकम उस पर आधारित होता है। एक देश का जो नेशनल इनकम होता है वो उस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे आधारित होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली अ मेजर इंडिकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। तो इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री के लिए सबसे बड़ा जैसे रेट ऑफ ग्रोथ होगा वही एक इकोनॉमिक ग्रोथ देखा जाएगा कंट्री में, तो इसका ऑप्शन ए जो होगा वो डायरेक्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। नाउ आपको अगर इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए ना तो आप हमारे यूट्यूब का जो यूट्यूब चैनल है साइन अप स्टडी, वहाँ से जाके आप इसके थ्योरेटिकल पार्ट को देख सकते हैं, वहाँ पे सब समझाया हुआ है।
ठीक है। नेक्स्ट है कि 13 का ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। अब इनमें से कौन सा है जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर कहेंगे, जो पार्ट है सर्विस सेक्टर का। तो अगर सर्विस सेक्टर, अगर टेक्सटाइल की बात करें तो टेक्सटाइल जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। बैंकिंग जो है ये प्राइमरी सेक्टर का टर्सरी सेक्टर का पार्ट है। कोल माइन है प्राइमरी सेक्टर का। एग्रीकल्चर है प्राइमरी सेक्टर का। सो ऑप्शन बी जो होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। बैंकिंग जो है एग्जाम्पल है सर्विस सेक्टर का। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स वी रीड अ टर्म इन अ फिनेंशियल न्यूज़पेपर जीडीपी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। ये आसान है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए 15 का जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ना क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक द टोटल रेवेन्यू, in terms of economics the total value of output goods and services produced an economy received in a year. In a year a domestic resident of a country put together is called, उसको क्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, अगर क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स के टर्म में मतलब अर्थशास्त्र के टर्म में जब टोटल वैल्यू होता है टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी गुड्स एंड सर्विसेज, जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, and the income received in a year on a year by the domestic resident of a country, उस देश का उस कंट्री का जो नागरिक है उसको जोड़कर इन दोनों को जब जोड़ के जो टर्म आता है, जो वर्ड आता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो उस दोनों को जोड़ के जो होता है ना उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन टर्म ऑफ नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम होता है उसका करेक्ट डेफिनेशन क्या होता है। तो जो नेशनल इनकम का एक्चुअल डेफिनेशन होता है ना वो होता है कि एक देश के अंदर एक देश का जो भी पैसा होता है ना उसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं, एक सेपरेट कंट्री का। तो इस टर्न पे अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा कि दिस इज अ मेजर ऑफ वैल्यू वॉल्यूम ऑफ कम्युनिटी एंड अ सर्विस टर्न ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। सो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू नेशनल इनकम। कौन सा इन चारों में से कौन सा जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, तो जीडी सॉरी नेशनल इनकम की इक्विवेलेंट कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही आंसर होगा जो एनएनपी जो हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं ना, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो होगा वो बराबर होता है नेशनल इनकम के। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया डज नॉट गिव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। एंड सेकंड कहता है कि पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन। ये भी सही है, यानी दोनों सही है। ठीक है, लेकिन जो ए है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये बोल रहा है ना कि पर कैपिटा जो इंडिया का है वो कंप्लीट पिक्चर नहीं देता आर्थिक जो विकास हुआ है देश का वो। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा बोलता है, इसका रीज़न बोलता है कि पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इज़ नॉट इंडिपेंडेंट द साइज ऑफ पॉपुलेशन। वो साइज ऑफ पॉपुलेशन पे से डिपेंडेंट नहीं है, यानी नॉट इंडिपेंडेंट मतलब साइज ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड नहीं है। अगर साइज बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। तो यानी कि ऑप्शन बी जो होगा, नहीं बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी 19 का जो होगा
ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ना क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में जो हेल्प करता है वो है आपका टर्सरी सेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नाउ 21 क्या कहता है कि नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया वाज प्रिपेयर्ड बाय। जो नेशनल इनकम होता है वो कौन प्रिपेयर करता है भारत में, तो ये तैयार करता है सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO जो है वो तैयार करता है। ना क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इज डेराइव फ्रॉम। जो पर कैपिटा इनकम होता है कंट्री वो कैसे डेराइव होता है, तो पर कैपिटा इनकम का जैसे मैंने फॉर्मूला बताया, जो पर कैपिटा इनकम होता है जो पर कैपिटा इनकम वो बराबर होता है नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो इससे हम लोग पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेशनल इनकम एंड पॉपुलेशन दोनों के आधार पे हम लोग पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। भारत में मुख्य स्रोत जो राष्ट्रीय आय का वो कौन सा है, तो मुख्य सोर्स जो है वो हमारा जो है वो सर्विस सेक्टर है। अगर यही हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया रहता तो पहले आता सर्विस सेक्टर, फिर आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड थर्ड आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, सो ये हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, लेकिन नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा जो है मेन सोर्स जो है वो सर्विस सेक्टर का, यानी कि कौन सा, तो टर्शियरी सेक्टर का योगदान राष्ट्रीय आय में। ना क्वेश्चन नंबर 24 क्या था, द बेस ईयर फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। भारत में जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का जो एक बेस ईयर माना गया ना वो किसको, तो ये 93 या 94 को बेस ईयर मान के नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, अभी देखिए ये एक्चुअली में है ना, ये एक आप बेस ईयर किसी भी जैसे 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 ईयर आगे बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए ये तो डेटा मैं आपको बता रहा स्टार्टिंग का मैं बता रहा हूँ, लेकिन करेंटली किसी और को बेस ईयर मान के बना सकते तो इस पर आप रिजिड नहीं होइएगा, ये चेंज होते रहता है। आप बेस ईयर किसी भी एक ईयर को आप बेस ईयर मान के डेटा निकाल सकते हैं। सो ये मैं शुरू में जिस बेसिस पे निकाल गया उसके आधार पे मैं ये बता रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन इंडिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने थ्योरी में बताया कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो रिलेट करता है किसके साथ, तो नेशनल इनकम के साथ हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट रिलेट करता है। सो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड। इकोनॉमिक ओवरहेड का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसमें से जो आपका जो इकोनॉमिक ओवरहेड का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर कोल माइंस जो होगा वो इकोनॉमिक ओवरहेड का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, और इकोनॉमिक ओवरहेड क्या होता है मैं आपको जब नेक्स्ट थियोरेटिकल क्लास में आऊँगा तो मैं इसको आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि इकोनॉमिक ओवरहेड होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 नंबर कि इन इंडिया सर्विस सेक्टर इंक्लूड। भारत में सर्विस सेक्टर के अंदर कौन आता है, ऑप्शन 1 माइनिंग एंड क्वेरिंग, ऑप्शन 2 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ऑप्शन 3 होटल्स, ऑप्शन 4 फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। सो जो सर्विस सेक्टर के अंदर जो आता है ना वो 2 एंड 3 यानी होटल्स और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये जो है ये सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ना क्वेश्चन नंबर 28 कहता है इन इंडिया टर्सरी सेक्टर इंक्लूड। इंडिया में टर्सरी सेक्टर के अंदर कौन कौन आता है, तो ऑप्शन ए ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, फिनांस एंड रियल एस्टेट, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। सो ऑप्शन 1 एंड 2 यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ये दोनों टर्सरी सेक्टर के अंडर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू ग्रोथ रेट जो है वो किसको रेफर करता है, टू द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम, टू द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ए जीडीपी, पॉपुलेशन, सी फूड ग्रेन्स या डी पर कैपिटा इनकम। सो जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो रेफर करता है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी को वो ये करता है।
शो करता है, उसके जीडीपी को रेफर करता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि हु एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट। तो पहली बार दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने 1968 में नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया था। उन्होंने 20 रुपीज़ सालाना रखा था, ठीक है, एस्टिमेट नेशनल इनकम को। ना नेक्स्ट है कि हु रोड द बुक डिस्क्राइबिंग द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जी, तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा था द पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी की किताब थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि एज द इकोनॉमी डेवलप द शेयर ऑफ टर्सरी सेक्टर इन जीडीपी। तो सब जानते हैं अगर इकोनॉमी डेवलप करेगा तो इकोनॉमी जो टर्सरी सेक्टर का द शेयर ऑफ टर्सरी सेक्टर का जो शेयर होगा जीडीपी में वो क्या करेगा, बढ़ेगा ही, कंटिन्यूसली बढ़ेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, कंट्री का नेशनल इनकम है कौन सा। ऑप्शन ए annual revenue of the government, B sum of total factor incomes, C surplus of public sector and undertakings, and D export minus import। सो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। जो सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम्स जो होते हैं वो हमारा नेशनल इनकम होता है देश का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ओपन इकोनॉमी नेशनल इनकम इज़, ओपन इकोनॉमी में नेशनल इनकम किसको आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा मैं इसको अभी फ़िलहाल रहने देता हूँ, इसको मैं अभी बताया नहीं हूँ, इसको मैं बताऊँगा तो आपको बता दूँगा, इसको फ़िलहाल के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द न्यू जीडीपी सीरीज रिलीज बाय सीएसओ इन फरवरी 1919 विद रेफरेंस ऑफ बेस ईयर। जो जीडीपी 1919 में रिलीज़ किया गया था वो किसको बेस मानकर किया गया था, ठीक है। तो वो जो बेस मान कर तैयार किया गया था ना 93 और 94 को बेस मानकर वो जीडीपी को तैयार किया गया था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया वाज 20 रुपीज़ इन 1867 एंड 1868 आज असर्टेड फर्स्ट टाइम। तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। मे बी हमको लगता है यहाँ डेट में मिसिंग है, 1968 होगा, ठीक है। सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। सेकेंड है द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम एट द करेंट प्राइस हायर देन द पर कैपिटा इनकम ऑफ कॉन्स्टेंट प्राइस बिकॉज द लेटर इट टेक्स अमाउंट द रेट ऑफ ग्रोथ। ये प्राइस लेवल बढ़ने के जो प्राइस होता है ना वो बढ़ने के कारण ये होता है, ठीक है। सो ऑप्शन देखते हैं, यस। सो ऑप्शन ए बोलता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बी इंक्रीज इन प्राइस लेवल, सी ग्रोथ इन मनी सप्लाई एंड डी इंक्रीज इन वेज रेट। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ अ कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सबसे अप्रोप्रिएट कंट्री ग्रोथ को मेज़र करने के लिए क्या होता है, तो पर कैपिटा इनकम, रियल इनकम, वो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजरमेंट होता है कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ का। नेक्स्ट है कि द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट, जो नेशनल इनकम है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो जो नेशनल इनकम है रिप्रेजेंट का जब ग्रॉस जो जीएनपी होता है मार्केट प्राइस पे उसमें से माइनस डिप्रिशिएशन करते हैं और डिप्रिशिएशन को माइनस करके इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर इन माइनस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस और डिप्रिशिएशन को और उसमें हमको सब्सिडी को क्या करते हैं प्लस करते तो होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करने का। ना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसको बढ़ते क्रम में मतलब जैसे जैसे मतलब योगदान है इकोनॉमी में, योगदान बढ़ेगा वैसे वैसे। तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में कौन योगदान देता है, तो महाराष्ट्र, यानी वन जो होगा फर्स्ट होगा, यानी एक ही ऑप्शन इसमें वन फर्स्ट में, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लोवेस्ट जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है। तो ये अभी करेंटली नहीं है, ये चेंजेस होते हैं, ये चेंज है तो इसको भी आप छोड़ देंगे क्योंकि एक्चुअली में अपडेटेड जो होता है बुक में ना, जो बुक है वो प्रीवियस वाला है, न्यू अपडेट पे नहीं है। तो अगर जो 2000 यूपीएससी में पूछा गया उस समय के हिसाब से उस समय
यूपीएससी के जो माइंडसेट है उसी हिसाब से अगर आंसर चाहे तो इंडिया जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नाउ जो सेकेंड 42 नंबर है कि which of the following correct sequence in a decreasing order of contribution of different sources to the gross domestic product। ये हमारा हमको बताना है कि कैसा सबका डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा सबका योगदान है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले होगा सर्विस सेक्टर, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर एग्रीकल्चर, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये भी नहीं होगा, ये एक्चुअली में इसका भी डेटा अभी जो डेटा है उसके हिसाब से सफिशिएंट नहीं होगा, लेकिन उस समय के डेटा के हिसाब से जो होगा वो होगा आपका द ग्रॉस डोमेस्टिक इंक्रीज 4 times इन द लास्ट 10 ईयर्स, द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन जीडीपी हैज डिक्लाइन इन लास्ट 10 ईयर्स। तो उस समय के डेटा के हिसाब से जो इसका आंसर हो जाएगा वो डी होगा, 43 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी ये अब पिछले 10 साल के डेटा के हिसाब से आप क्वेश्चन को देखेंगे ना तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। तो और लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा आज का, यस लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज का वो है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैपिटल गेन अराइज। कैपिटल गेन कब अराइज होता है? तो जो कैपिटल गेन अराइज होता है ना वो कब होता है, जब अगर मान लीजिए कोई 100 रुपये का आप शेयर एक ख़रीदा आपने और आगे जाकर 2 साल के बाद वो 130 रुपये का शेयर हो गया, तो जो 30 रुपीज़ का आपको बेनिफिट हुआ उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। यानी कि वैसा गेन जो बिना किसी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर का, मतलब एक्स्ट्रा का, जैसे 100 रुपये का किसी चीज़ खरीदे बिना उस पर एक्स्ट्रा खर्च किए जब उसमें हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कैपिटल गेन। अब ऑप्शन को देखते हैं। व्हेन देयर इज इंक्रीज ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, बिल्कुल नहीं। व्हेन देयर इज अ नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 सही है। व्हेन यू परचेज अ पेंटिंग देयर इज अ ग्रोथ इन इट्स वैल्यू ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी, यानी ऑप्शन सेकेंड और थर्ड का आने का मतलब है ना कि नेचुरली अगर जिस प्रॉपर्टी को आपने ओन किया है उसका वैल्यू बढ़ गया। और थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि मान लीजिए आपने कोई पेंटिंग परचेज़ किया, वो पेंटिंग जो है पॉपुलैरिटी उसका बढ़ जाने के कारण बढ़ गया, तो बढ़ जाने के कारण उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये दोनों जो होगा ना ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 जो होगा वो करेक्ट आंसर है, यानी 44 का जो होगा बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे आज के, फिर से हमने मंडे से हम लोग थ्योरी पास को स्टार्ट करेंगे, तो आगे के एमसीक्यूज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।